बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूँ डॉक्टर सना होरी। आखिरकार अदम एतमाद की तहरीक भी जमा हो गई। वज़ीर आज़म साहब ने कहा घबराना भी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म साहब घबरा भी रहे हैं। और उसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि आज जो MQM से जो मुलाकात होती है उसके बाद जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई वो किसी भी सूरत में एक वज़ीर आज़म को सूट नहीं करता कि वो ज़ुबान इस्तेमाल की जाए। मेलसी का जलसा हुआ था, मेलसी के जलसे में हमें लगा कि शायद ये ब्रेक हो गया। जिस जलसे में यूरोपीय यूनियन के जो सफारतकार थे उनको भी धमकाया गया, उनके खिलाफ भी बात की गई। चलें जी, इस पे हवाले से तहरीक इंसाफ वाले में ये कहते हैं कि किसी ना किसी का मौक़िफ़ आना ज़रूरी था। अगर हम खामोश रहते तब भी ये कहा जाता खामोश, अब हम बोल रहे हैं तब भी आपको बुरा लग रहा है। ठीक है जनाब, आपने कह दिया, लेकिन कंटेनर की सियासत अलग होती है और आप चेयर पे बैठे हुए हो तो वो सियासत अलग होती है। आज भी हमने वही लहजा देखा जो कि सीट पे आने से पहले देखा गया था। ये किस हद तक दुरुस्त था, क्या हुआ था। दूसरी तरफ जो है सियासी पारा इस हद तक हाई है कि रोज़ की बुनियादों पे मुलाकातें हो रही हैं। काफ लीग की मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब से आला क़यादत की हुई है और उसमें जो बातें हुई वो बहरहाल वो भी मंजर आम पे आएंगी। लेकिन उस वक्त जब काफ लीग के पास हाथ में हथियार था और उस वक्त उनसे बात की जा सकती थी, उस वक्त वो वजीर आला के ओहदे से नीचे आ नहीं रहे थे। वो कह रहे थे जी हमें पंजाब हमें दे दीजिए, लेकिन उससे कम पे बात नहीं हो रहे थे। अब शायद इसलिए भी हमें ठंडे नजर आ रहे हैं कि अब ये जब से तरीन ग्रुप सामने आ गया और अलीम खान साहब की भी उनसे मुलाकात होगी तो ऑलरेडी जो है अभी कहा जा सकता है कि अदम एतमाद की तहरीक किसी हद तक कामयाब हो सकती है। जबकि माइनस बुजदार के फार्मूले पे खान साहब किसी सूरत अमल करने के लिए तैयार नहीं है। अंदर की कुछ इत्तलात ऐसी भी आ रही हैं कि कंप्रोमाइज कर लिया जाएगा, वक्त के साथ देखा जाएगा कि किस करवट ऊंट बैठ रहा है। लेकिन अभी ओवरऑल सिचुएशन जो है काफ़ी ख़राब है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये 30 दिन जो हम कह रहे हैं कि 30 दिन में सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी, या तो गवर्नमेंट रहनी है या नहीं रहनी है। सब कुछ जो है सबसे उसके बाद पंजाब में क्या होना है, पंजाब में भी क्या क्या कुछ होने जा रहा है, सब कुछ 30 दिन में सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं इनको जो करना है आप कर लीजिए, जल्दी कर ले, अवाम भी इंतजार कर रही है कि कर लिया जाए। देर क्यों कर रहे हैं जब सारे नंबर्स इनके पास पूरे हैं, आप अदम एतमाद की तहरीक आप जमा करवा चुके हैं, तो जल्दी अपना काम कर लीजिए। वजीर आजम साहब भी कह रहे हैं मैं तो इंतजार कर रहा था कि कब होता है और हो तो फिर मैं इनको जवाब दूं। इस दफा ये आखिरी इनका खेल था, उसके बाद इनका तमाम खेल खत्म हो चुका है। कुछ इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, उनके साथ मौजूद हैं राव इमरान सुलेमान साहब, तज्जियाकार है आपसे, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। राना गुलजार ताज साहब, क्या होने वाला है? आप लोग पहुंचे हुए इस वक्त, मेन जगह पे पहुंच चुके हैं, कहाँ बैठेंगे, क्या होगा, कौन कौन मिलने वाला है आपके साथ, क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सना गोरी साहबा आपका, आपके चैनल का। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो कामयाब हुआ है, इस पाकिस्तान की पूरी कौम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे कारकुनों को मुबारकबाद। वो तो कह रहे हैं कामयाब नहीं हुआ कि जी जो जिस तरह से इस अवाम ने शिरकत की है और कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान की अवाम उसमें शरीक हुई। और निसार खोड़ो साहब को भी मुबारकबाद कि उन्होंने तहरीक इंसाफ की फैसल वाडा की सीट निसार खोड़ो साहब ने सेनेट की जीत ली, ये उनको भी मुबारकबाद। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवाम कारकुन और अवाम की फतह है। जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो घबरा रहे हैं या अपोजिशन घबरा रही है। ये उनकी गुफ्तगू और जो उनका एक लबो लहजा है वो बता रहा है और कौम इस चीज़ को समझ रही है। देखिए, इमरान खान कोई नए बदतमीज़ नहीं हैं, ये बड़े पुराने बदतमीज़ हैं। सर वजीर आज़म है हमारे, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं वजीर आज़म है तो वजीर आज़म की शान शान गुफ्तगू कीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन देख रही है? देखिए, वजीर आज़म है, बिल्कुल वजीर आज़म के शान शान गुफ्तगू होती है। इस तरह के लबो लहजे को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर उनको इस कुर्सी का पास होता तो वो कभी भी ऐसी गुफ्तगू ना करते, कभी भी इस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल ना करते और वो अवाम की खिदमत पर तवज्जो देते। देखिए, वजीर आज़म साहब बहुत, मैं कहता हूं कि अपने आप को कहते हैं कि सादिकुल अमीन, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके रुफका भी कहते हैं, तो वो अच्छाई साबित तो करे ना। जनाब तो उनके पास कोई करप्शन का बैगेज नहीं है सर। देखिए, बात ये है आपके तमाम रहनुमा जितने भी अपोजिशन के रहनुमा सबके पास करप्शन का बैगेज है, खान साहब के पास नहीं है। ये प्लस पॉइंट है उनके पास। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, इख्तिदार उनके पास है,
یہ بتائیے کہ انہوں نے اقتدار یہ بات کہہ کر حاصل کیا کہ بھئی یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ غلط ہیں، یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، بے ایمان ہیں، سب کچھ یہ ہیں، اور میں ایک صادق الامین اور بہت اچھا انسان ہوں. آپ یہ بتائیے اس 4 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ کیا عوام کو ریلیف دیا؟ کتنا قرض انہوں نے ملک کا اتارا؟ انہوں نے کتنی مطلب مہنگائی کو کنٹرول کیا؟ انہوں نے کس شعبے میں ترقی کی؟ کس شعبے میں اصلاحات لے کر آئے؟ انہوں نے بین الاقوامی جو ہماری دوستی کے رشتے ہیں ان کو کتنا مضبوط کیا؟ انہوں نے کس شعبے میں ترقی کی ہے؟ آپ مجھے ان کی صادق الامین اور اچھائی کا بات بتائیے. سر ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، ہماری خارجہ پالیسی اسٹرانگ ہو گئی ہے، بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے، مقام بنا ہے، بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے، کووڈ میں جو ہے انہوں نے اقدامات کیے، بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے، اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ آپ کی بات ہی کوئی نہیں سنتا. بہت اسٹرانگ ہے. آپ کو ابھی روس کا دورہ کیا، آپ کو کتنی عزت ملی، بہت اسٹرانگ ہے. بڑی مبارکباد ہے آپ کو. چلیے راؤ عمران صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. بات یہ ہوتی پورا ہے، پروگرام پورا فلور آپ کے پاس ہے. راؤ عمران صاحب کیا سمجھتے ہیں آج کے جلسے کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ یہ آپ نے درست فرمایا کہ وزیر اعظم ہے وہ، اور ان کے لیے ایسا لب و لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں. سوری سر، اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کیا ہے، تو 24 گھنٹے پہلے خود آصف علی زرداری صاحب نے ان کو ناپاک وزیر اعظم کہا. اور دونوں طرف سے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی پارٹی کا کوئی ایم این اے، ایم پی اے یا کوئی کارکن یہ بات کہتا ہے دونوں طرف سے ہم اس کی دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن لیڈران کو اس قسم کی بات کرنا کبھی بھی زیب نہیں دیتا کہ اس قسم کا لب و لہجہ اور آپ وزیر اعظم کے جلسے کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ پوری طریقے سے خود کو اپوزیشن میں ہی محسوس کر رہے ہیں اس وقت، اور وہ جب وزیر اعظم بنے تھے تب سے ہی ہم ان کا لب و لہجہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو خود کو اقتدار میں محسوس نہیں کیا انہوں نے. اچھا، جو غلطی ہے نا پرائم منسٹر صاحب کی، جو آج ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، جو 22 سالہ جدوجہد کی تھی، بالکل بجا فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا وزیر اعظم پہ کرپشن کا کوئی داغ ہے، بالکل، لیکن ارد گرد کے لوگوں پر بے شمار وہ داغوں سے بھرے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ 22 سالہ جدوجہد میں جو ان کو اس حج پر لے کر آئے کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں، تو انہوں نے ٹکٹیں جو تھی ان لوگوں کو دی جو فصلی بٹیرے تھے، جو ادھر ارد گرد سے آئے ہوئے لوگ تھے. آج اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہانگیر ترین صاحب الگ ہو گئے، پھر عبدالعلیم خان صاحب آئے، آج 6 لوگوں کا ایک اور گروپ سامنے آ گیا پنجاب کے اندر. تو اگر وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو اکٹھا کر کے تحریک انصاف کو مضبوط کیا، اگر وہ آج پارلیمنٹ میں ہوتے تو یہ دھڑے بھی نہ بنتے. وزیر اعظم کا اصل قصور یہی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں پہ اعتبار کیا جن کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے برا بلا کہا اور ان کو لٹکانے کی بات چیت کی. آج اگر ہم بات کریں جہانگیر ترین کے خلاف بھی تو وہ خود ہی صحیح طریقے سے گئے تھے نا، اس میں تو آپ پی ٹی آئی کے کوئی اس کے خلاف بات ہم کر ہی نہیں سکتے نا. جہانگیر ترین کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے تبھی تو جہانگیر ترین صاحب کو برا لگ گیا. ابھی ذرا یہ بات آپ کی وجہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم کے لیے لفظ احسان فراموشی، یہ جملہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ معیوب ہے اس کو کیا جائے. آج جہانگیر ترین جو جہاز بھر بھر کے لائے پارلیمنٹ کو، 342 ارکان میں ان کو سب سے زیادہ نشستیں دلائی. عبدالعلیم خان، جو چلے گئے ہیں، عبدالعلیم خان جن کی 2013 کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کر دیکھ لیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیں تو میں 1 ماہ میں پاکستان کا قرض اتار سکتا ہوں. ذرا غور فرما کہ کتنی چاہت ہے اس سیٹ کے لیے ان کے لیے. اگر وہ ساتھ دے رہے ہیں جلسوں جلوسے کے لیے، روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کروڑ روپے کا خرچہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اگر ایسا ہو کہ آپ ان کی خواہشات کا احترام نہیں کرتے کسی بھی لحاظ سے، تو وہ کہاں سے ایک گراس روٹ لیول کا آدمی اٹھا کر ان کے سر پر مسلط کر دیا جائے. سر کہنے کے لیے ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ ہی سے کنٹینیو کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بات ہو رہی تھی راؤ عمران صاحب سلیمان صاحب سے وزیر اعظم کی تقریر کے حوالے سے. آج کیا ہوا ہے، ڈیولپمنٹ پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے تقریر پہ اور لب و لہجے پہ اور ان کی پالیسیز پہ بات کرنا ضروری ہے. اچھا دیکھیے جی، لب و لہجہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے ان کو کہا کہ پیٹرول اور لفظ ڈیزل کم ہوا دبئی کی نسبت، تو دیکھیں یہ بھی ہے کہ کارکنان ان کے بھی ہیں، 15 سیٹیں ہیں ان کے پاس، کوئی ایسی بات نہیں، اور ہمیشہ حکومتوں کا حصہ رہے. پہلی بار نہیں کہا جا سکتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے متعلق کہ وہ اقتدار کے بھوکے، انہوں نے بڑے مزے لیے، ان کے والد صاحب کے زمانے سے وہ اقتدار کا گھرانہ ہے. مسرت شاہ صاحبہ تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. چلیے جی راؤ عمران سلیمان صاحب. اچھا دیکھیں، وزیر اعظم صاحب کی مشکلات بڑھ گئی ہے اس تقریر سے، تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے اب وہ 2 جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اگر وہ مسلم لیگ کاف کی بات مانتے ہیں تو مسلم لیگ کاف یہ چاہتی ہے کہ عبدالعلیم خان متبادل نہیں ہونا چاہیے، وہ ظاہر ہی ٹھیک ہے.
اگر ہمارے میں سے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں آتا. اگر وہ جہانگیر ترین صاحب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ علیم خان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور کچھ لوگ اور بھی شامل ہونے جا رہے ہیں ان کے ساتھ, تو اس صورت کے اندر کافی لیگ سے ہاتھ ہونا پڑے گا. یہ ایک بڑا سسپینس چل رہا ہے. اور پرائم منسٹر اس وقت, میں اندر کی بات بتا رہا ہوں, کہ خود یہ چاہتے ہیں, انہوں نے جو پلان سوچا ہوا کہ میں بڑا بھاری ہو جاؤں گا ان کے اوپر اور بڑے سخت ایکشن لوں گا, میں سچ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ خود اس وقت سیاسی شہادت کی طرف جانا چاہتے ہیں اور وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ یہ تحریک کامیاب ہو. اور اس صورت کے اندر پھر یہی وہ معاملہ ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم کام کر رہے تھے, آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم نے خارجہ پالیسی میں ترقی کر لی, ہم نے غربت کے خاتمے کی طرف چل رہے ہیں, بے شمار ان کے اچھے کام ہیں, تو وہ کہے گا کہ دیکھیں میں نے کام کیا تھا, مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا. اور میں یہ بتاتا چلوں جو خطرناک ہو جائیں گے وہ کیسے خطرناک ہوں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا خطرناک ہو جائیں گے. خطرناک ہو جائیں گے, کوئی دیکھیے ایک لفظ ہے منہ سے ادا کر دیا ہے, ان کو خود بھی نہیں پتا اس وقت. تو ان کو پریشانی اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے تحریک آ رہی ہے اس کے لیے کیا جائے. ان میں ایک بہت سا بڑا گروپ یہ ہے وہ جو سمجھ چکے ہیں کہ جیسے کہ اپنے ہی لوگ ان کے ناراض ہے, باقی اتحادیوں کی تو بات کیا کی جائے. وہ تو مفاد پرستی کا یہ عالم ہے کہ الیکشن کا دورہ ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ حکومت نے جو غلطی کیا اس کا سارا گناہ ہم پر نہ آئے. چلے جی, مسرت شاہ صاحبہ سے بھی ان کا موقف لیتے ہیں. مسرت شاہ صاحبہ تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. جی مسرت شاہ صاحبہ, آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں کراچی میں موجود تھے, ایم کیو ایم سے کیا آپ کی بات ہوئی ہے, کیا سلسلہ ہے؟ کیونکہ اس وقت تو موقف یہ آ رہا ہے کہ کوئی بھی عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے یا ساتھ دینے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی, صرف ملاقات ہوئی ہے. ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں جی ہمارے کچھ تحفظات ہیں, ہم سے پاکستان کے ساتھ ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک ٹرانسپیرنسی چیز ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے نا ان سے جا کے ملاقات کی ہے تو ایک خوشگوار موڈ میں ہی ملاقات ہوئی ہے, اور ایک ڈیفینیٹلی ان کو بھی یقین دلانے کے لیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, نہ ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں, نہ ڈیفینیٹلی ایک ماحول کریٹ ہوا ہے جس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ظاہر ہے جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں ان میں کہیں پہ کوئی جو ہے نا کسی قسم کی دراڑ نہ ہو. اس دراڑ کو جو ہے نا اتحادی کھل کے آپ کا ساتھ بھی تو نہیں دے رہے نا. نہیں دیکھیں, کھل کے اتحادی ہمارے جتنے بھی اتحادی ہیں نا وہ ہمیں چھوڑ کے کسی اور آپشن پہ جا ہی نہیں سکتے, کیونکہ چوروں کے ٹولوں میں دیکھیں چوروں کے ٹولوں میں جانا ان کی آپشن ہی نہیں ہے. وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دیکھیں ظاہر ہے گورنمنٹ بھی اس چیز کو دیکھے گی, پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو دیکھیں گے کہ ان کی کن آپشنز کو ہم جو ہے نا مطلب لے کے چل سکتے ہیں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. خان صاحب کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ یہ نہیں ہے, ہم چھوڑنے بھی نہیں دیں گے ان کو, اور نہ ہی وہ چوروں کے ٹولوں میں جانا چاہتا ہے. جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں وہ کوئی بھی چوروں کے ٹولوں میں نہیں جانا چاہتا. یہ میں آپ کو ایشورنس دیتی ہوں. یہ وقت بھی بتائے گا کہ کم از کم 3 چور جو ہے نا وہ کم از کم اس چیز میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ ہمارے اتحادیوں کو کوئی جو ہے نا پیسے دے کے یا کوئی بھی ایسی لالچ دے کے ان کو اپنے قابو میں کر دے. پاسبل ڈیمانڈ ہے جس کو کس کو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے, لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ علیم خان گروپ کی طرف سے جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جہانگیر ترین صاحب جو بھی کہیں گے اس پہ ہم آمین کہہ دیں گے. اب عثمان بزدار صاحب کو مائنس کرنے کی بات کی جا رہی ہے, لیکن اس میں بھی خان صاحب نے کہا کہ ہم ایسا کچھ نہیں کرنے والے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی اس قسم کا بیان آپ کی گورنمنٹ کے لیے, آپ کی پارٹی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں خطرناک ہو سکتا. خان صاحب کی یہ جو اپروچ ہے کہ ہم مائنس بزدار پہ نہیں جا سکتے, تو دیٹ از ویری رائٹ اپروچ. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ خان صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی منا لیں گے اور علیم صاحب کو بھی منا لیں گے. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ناراضگی آمین کہہ دیں گے تو آمین تو آپ سمجھ لیں پھر فاتحہ نہ ہو جائے. دیکھیں آمین تو اچھی چیزوں پہ بھی لبیک کر کے آمین کیا جاتا ہے نا. انہوں نے تو کہا ہے نا بات پہ آمین کرنے کو کہہ رہے ہیں, وہ عمران خان صاحب کی بات پہ آمین کرنے کو نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے جی نہیں جہانگیر ترین, دیکھیں جہانگیر ترین تو اس چیز پہ بھی نہیں ہے نا کہ ہم علیم خان کو جو ہے نا پنجاب کا سی ایم لے کے آئے, وہ اس چیز پہ بھی ایگریڈ نہیں ہے. اور علیم خان کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لبیک کریں گے جے کے ٹی کے جو ہے نا آپشن پہ. تو دیکھیں ویٹ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جہانگیر ترین صاحب کو اس طرح راضی کر لیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت اندر کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, وہ
बहुत सारे, एक ऑप्शन पे तो डिसीजंस बड़े नहीं लिए जा सकते, और हमें भी ये यकीन है कि आपको एतमाद की तहरीक नाकाम होने के लिए, करवाने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ? सारे ऑप्शंस जो है ना गवर्नमेंट के पास है। ये ऑप्शन है, सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे जो इत्तेहादी है वो चोरों के, सबसे बड़ा ऑप्शन ये कि चोरों के टोलों में नहीं जाएंगे, और वो चाहे हर हाल में जो है ना गवर्नमेंट का साथ देंगे। और इत्तेहादी नहीं जाएंगे, जहांगीर तरीन ग्रुप को आप मना लेंगे? यही नहीं, मना लेंगे, उनको भी मना लेंगे। वो उनके एक ही ऑप्शन है ना कि माइनस जो है ना बुजदार हो, वो बुजदार को माइनस करने की एक ही डिमांड कर रहे हैं ना। हो सकता है कि वो खान साहब के साथ जब बैठेंगे और उसमें वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है कि देखिए जहांगीर तरीन कम अज कम कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी है तो इसको फटाफट इसको फारिग कर दें ताकि हमें भी फैसला सामने आ जाए। अभी तक तो आपके मुज़ाकरात अभी कहीं किसी मोड़ पे पहुंचे नहीं है और आप ही कह रहे हैं जी फटाफट फैसला करें। 25-30 दिन का इंतजार किस बात का है? देखिए, तो हमें तो पता है ना कि कुछ भी नहीं होने वाला। इनकी चीखें ये चीखते ही रहेंगे, ये सब्र करें, इनका कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम तीनों मिलके जो है ना पाकिस्तान को संवारेंगे। भाई 40 साल में आप लोगों ने क्या किया है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही, ये खान साहब की गवर्नमेंट को गिरा के ये इक़्तिदार में आना चाहते हैं। इक़्तिदार में आके करेंगे क्या? आपने पहले क्या किया है जो आप आके करेंगे? आप सच्चे अमीन है, आप पता नहीं पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचा लेंगे। हाँ, 3.5 साल ड्रोन हमले नहीं हुए, 3.5 साल बाहर के बैंक अकाउंट्स में पैसा नहीं गया, सिर्फ ये नहीं हुआ। ये तकलीफ है इनको कि अभी मौका मिले कि ड्रोन हमले भी हो पाकिस्तान पे। और देखिए, इंटरनेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए खान साहब तो तैयार ही नहीं है। अपनी तरफ है, अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जिस मोड़ पे पाकिस्तान की सियासत खड़ी हुई है, यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता वो आके करेंगे क्या, उन्होंने पहले क्या किया। ये सवाल अब पीछे रह चुका है। इस वक्त ये सवाल है कि होने क्या जा रहा है। देखिए, पीछे नहीं रह चुका है। सबसे बड़ी बात ये कि ये सबसे बड़ा सवाल है, इन चोरों के साथ कौन जमा होगा, इनको कौन सपोर्ट करेगा। देखिए, उनकी कामयाबी के बहुत हद तक चांसेस हैं इस वक्त। देखिए नहीं, कोई चांस नहीं है। खान साहब ने खोल के कहा है कि वो जो ऑप्शन दे रहे हैं ना कि 10-10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप ले ले। हम कह रहे हैं कि ले ले पैसे, ये 10-10 करोड़ रुपए एक बंदा। जरूरत है, मुल्क को जरूरत है, ये पैसा हराम का पैसा आना चाहिए, यहीं पे इस्तेमाल हो गरीबों पे, बजाय इसके कि वो अकाउंट से ही निकालेंगे ना। हम तो चाह रहे हैं, खान साहब तो चाह रहे हैं पाकिस्तान में ये सारा पैसा पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की गरीब अवाम को फलाई काम पे लग जाए। ले ले, देखिए ये वक्त बताएगा जिस दिन जो है ना। 20 करोड़ की ऑफर है। अच्छा, थोड़ी देर पहले जो है आपके रहनुमा ने कहा था जी 80 करोड़ की ऑफर है, अभी 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए आए। खातून है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने खुद आके बताया जी 20 करोड़ की ऑफर है। बहरहाल आगे चलते हैं। जी रानो गुलजार साहब क्या कहेंगे? बहुत पैसे बांट रहे हैं, पैसा आ कहां से रहा है? आप लोग तो कह रहे हैं आपके पास पैसा ही नहीं है, आप कभी 20 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 80 करोड़ बांट रहे हैं। देखिए, ये मेरी बहन जो कह रही हैं, हाँ। इनको ज़्यादा मालूमात होगी, इनको ऑफर हुई होगी। ज़ाहिर है, ना ये MPA हैं ना ये MNA हैं, और इनको नहीं, वो तो अभी कह रहे हैं जी जो भी इनको मिल रहा है ना, कहते हैं आ जाओ हमारे पास, MNO MPO कारकुन आओ हमारे पास। देखिए, मैं एक बात आऊँ, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं, मैं खाम कहूँ कि जी 10 करोड़ 20 करोड़, वो तो जो MP MNA हैं उन्हें पता होगा जिनको ऑफर मिली होगी। बात यह है कि जो सूरत हाल और सिचुएशन इस वक्त है उस पर बात की जाए। जहाँ तक पैसों की बात हो रही है, ये तो खान साहब को पता है या उनके MP MNAs को पता है, मुझे तो इसका इल्म नहीं है कि कोई पैसे दे रहा है या कोई ले रहा है। ना मुझे देने वाले का पता है और ना लेने वाले का पता है। जनाब, जो सूरत हाल है, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह की एक मुल्क में हालात पैदा हो चुके हैं, बात यह है कि क्या खान साहब ने इस मुल्क के लिए अच्छाई के जो काम किए होते तो क्या आज ये अवाम रोडों पे आती? कल खान साहब ही तो कह रहे थे कि जी अगर 30 लोग भी मेरे खिलाफ बाहर आ गए तो मैं रिजाइन कर दूंगा। आज लाखों लोग 10 दिन तक रोडों पर रहे आपके खिलाफ। सर, लाखों लोग, ठीक है जी, लाखों लोग, बिल्कुल लाखों लोग थे। देखिए, आप कुछ भी कहें, आप इसको 10 कह दें, आप वो 2 कह दें कि जी वो 2 थे, लेकिन देखिए आपने खुद देखा, आपके कैमरे की आंख ने देखा, इसमें बहस या दो राय नहीं। पैसा तो लगता है ना सारी चीजों में। आप वहां तक गए, पैसा लगा हुआ, गाड़ियां लगी हैं, सब कुछ। अब गाड़ियों पे भी जो है वो भी बड़ी अच्छी बात मसला आ गया। मुझे ये बताएंगे जी, आलमी साजिश भी कहा जा रहा है, उस पैसे की बात बयान है और एब्सोल्युटली नॉट, उसकी वजह से फॉरेन फंडिंग हुई है और फॉरेन फंडिंग के जरिए जो ये हुकूमत गिराने की कोशिश की। देखिए, अब मैं आपको इस बता दूं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अदने से वर्कर ने भी अपने खर्चे पे गया है,
पार्टी ने कोई पैसा नहीं दिया। तहरीक इंसाफ ने ये रूमर भी चलाया कि हर वर्कर को 20,000, 30,000, 10,000 दिए गए। बात यह कि मैं एक ग्रास रूट का छोटा सा वर्कर हूं, किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई। नहीं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई, हर वर्कर अपने पैसे से गया। कोई मतलब यह है कि सब लोगों ने चंदा कर कर बस की या कोई कोस्टर की या अपनी गाड़ी की, हर वर्कर अपने पैसे से, किसी को कुछ भी पार्टी ने नहीं दिया। ये सारे पीपल्स पार्टी के पास एजाजी वर्कर है, पेड वर्कर नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, तहरीक इंसाफ के लोग ये पेड वर्कर रखते थे क्या कि जब ये ऑफिस खोलते थे तो ये अपने ऑफिस के वार्ड के सदर को गाड़ी देते थे, मोटरसाइकिल, उसको ऑफिस देते थे। आलमी सियासत पे आलमी सियासत की बात ये है, देखिए बात आलमी सियासत की नहीं है, इनसे वजीर आजम से हुकूमत नहीं चल पा रही। बात यह है कि देखिए, आप वजीर आजम पाकिस्तान है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे कहा कि आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वजीर आजम के लिए उनकी शान नहीं है। मैं समझता हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनकी शान नहीं है। बताइए, वो जब इस मुल्क में पैदा हुए हैं, वो इस मुल्क के हालात नहीं समझ पा रहे, उनको नहीं पता इस मुल्क में क्या हो रहा है, किस कदर बेरोजगारी है, क्या है। तो वो जो एक जब से वो सियासत में आए हैं, उन्होंने एक तूफान बदतमीजी का बाजार गर्म किया हुआ है। आपको सब पता है पाकिस्तान में क्या होता है? मैं आपसे थोड़ी, मैं सबकी, क्या हो रहा है, मैं बात, मुझे बात तो करने दीजिए, बात तो करने दीजिए। देखिए, जब उन्होंने ये एक सिस्टम शुरू किया तो उन्होंने सियासत के अंदर एक चीज पैदा की। बात यह है कि सियासत के अंदर बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, महज़िब तरीक़ेकार इख्तियार होना चाहिए। इसके अंदर मैं फिर कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, मुस्लिम लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, किसी भी जमात को महज़िब तरीक़ेकार इस्तेमाल करना चाहिए, तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और खान साहब, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, सारे लोग गलत थे, तो आप ये बताइए, मुझे बताएं कि आपके के ऊपर इल्जाम लग रहा है पोजीशन पे, तमाम जमातों पे, चूंकि एब्सोल्युटली नोट कहा गया था, उसके बाद आलमी साजिश हो रही है कि खान साहब को सीट से हटाना है, ऐसा कुछ है? देखिए, आलमी साजिश क्यों होगी? ये अवाम भूख से मर रही है, ये साजिशें क्यों कह रहे हैं? नाकाम आप हो गए, डिलीवर आप नहीं कर सके, आपके बकौल चोरी बंद हो चुकी है, टैक्स आपने पूरा इकट्ठा किया है, रिलीफ आप दे नहीं रहे, तो आप खुद ही तो कह रहे हैं क्या रिलीफ दे रहे हैं? आप मुझे बताइए, 10 रुपए पेट्रोल पे कम किए, 5 रुपए गैस पे, बिजली पे कम किए, 5 रुपए 90 पैसे बिजली पे बढ़ाए और 5 रुपए कम कर लिए, खाने के ऑयल पर 20 रुपए बढ़ा दिए और दूसरी अशिया खुर्दनूश पर पैसे बढ़ा दिए, जिस पे आपकी नजर ही नहीं गई। बात यह है कि फिर वहां भी तो कम कीजिए, जब आपके पास टैक्स पूरा आया है तो आप खाने के ऑयल पर, आटे पर, चीनी पर, दवाई पर, वहां भी तो पैसे कम कीजिए। खान साहब, IMF का कितना प्रेशर है पाकिस्तान के? IMF का तो कर्जा, गवर्नमेंट भी होती तो क्या संभाल पाती है? देखिए, IMF का, पीपल्स पार्टी संभाल पाती है? मैं गुजारिश करता चलूं, IMF का कर्जा रीशेड्यूल हो चुका है। इन्हें खान साहब ही बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, खान साहब बता रहे हैं। और आपके मुल्क में चोरी बंद हो चुकी है, आपके मुल्क में चोरी बंद हो चुकी है क्योंकि अब सादिकुल अमीन की गवर्नमेंट है। आपके यहां टैक्स कलेक्शन पूरी हो चुकी है, आपके पास अब सारी इदारे जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं। खजाना फिर आप खाली भी बताते हैं, आप टैक्स कलेक्शन पूरी भी बताते हैं, है क्या? आप 3.5 साल में उन्होंने जो काम किया उसके बाद टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, देखिए, जब वो टैक्स कलेक्शन की बात पूरी कर रहे हैं, बेरोजगारी आम हो चुकी है। क्यों? इदारों से लोगों को निकाला जा रहा है, नौकरी आपने किसी को दी नहीं। बात आप एक शोबे को बताएं। आप खान साहब, हम तो कहते हैं आप अच्छे आदमी हैं, आपने एहतसाब, अभी मेरी बहन ने कहा भाई चोर लुटेरे, भाई आपकी पूरी हुकूमत का महवर इन्हीं अल्फाजों पर मुनहसर है कि चोर और लुटेरे। आपने एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड कितना किया? आप ये बताइए, सिर्फ डाइस पर खड़े होकर कहा कि जनाब ये चोर हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं ये, बहुत अच्छी बात है। आपने इंप्लीमेंट कितना किया? कोई मुल्क छोड़कर तो नहीं गया, सारे मुल्क में मौजूद है। आपने अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने रिकवरी कितनी की? आपका नाम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो खान साहब कल जिसका आप हवाला देते थे, आपकी करप्शन की सतह बुलंद हुई है, आपके मुल्क में करप्शन हो रही है। आपने तहकीकात के नाम पर भी करप्शन की है, इदारों में कमेटियां बनाकर भी करप्शन की है। आपके खिलाफ तो तहकीकात होनी चाहिए। आपको सादिकुल अमीन वो रिपोर्ट
कोड भी जो है इंटरनेशनल साजिश है, बिल्कुल जाहिर है साजिश है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के जो मिलने जुलने वाले और सब खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि साजिश है, क्योंकि नाकामी दूसरों के ऊपर डालते हैं। देखिए जब आप कामयाबी है, आप बासलाहियत आदमी हैं, कोई कुछ भी कहता रहे, आप कौम को अपना काम बताइए कि जी मैंने ये काम किया है। आप ये देखिए 3.5 साल में मैंने इतनी तहकीकात की है, मैंने काम एक अल्फाज कहूंगा, एक अल्फाज, आप कौम को बताइए कि जनाब मैंने किसी को नौकरी नहीं दी, मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने 3.5 साल में ये कौम बनाई है। आप इस कौम को देखिए, मैंने ये तहकीकात की है, इस शख्स ने इतना गलत काम किया है, इस शख्स ने इतना गलत काम किया है। आप बताइए मैं इनको गिरफ्तार करूं या नहीं करूं। आप कहते हैं तो मैं गिरफ्तार करता हूं, तो मैं ऐसी इख्तियार नहीं रख सकता, मैं इसको छोड़ देता हूं। आप काम कीजिए ना। कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बातें ही बातें। मुसर्रत शाह साहब क्या कहती हैं, सिर्फ बातें ही बातें, कुछ भी नहीं हुआ है? बहुत कुछ हुआ है, अगर ये आंखें खोल के देखें तो बहुत कुछ हुआ है। जिस तरह आप इंडस्ट्रीज में जिस तरह बूम आया है, आपको पता है कि फैसलाबाद पूरा बंद हुआ था, पूरा डूबा हुआ था। आज वहां पे सारी जो है इंडस्ट्रीज ओपन हो गई है। आप टैक्स जमा, हर बंदा अभी लाजमन टैक्स जमा करा रहा है। आपके एजुकेशन में चेंजेस, रिफॉर्म्स आए, पुलिस में रिफॉर्म्स आए, आपकी करप्शन बहुत ज्यादा कंट्रोल हुई है। पुलिस थानों की जो सूरत हाल थी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारी चीजों पे स्टैंड लिया जाता है। देखिए चेंजेस तो आई हैं, मगर जितनी करप्शन हुई हुई थी बहुत पहले से, 40 साल से मुसलसल जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को चूस के इन्होंने जो है ना पूरा मतलब चूसा भी था, जूस भी पी लिया था, पीछे तो कुछ भी नहीं बचा था। आप यकीन करें उसको सीधा करने के लिए मतलब एक टाइम चाहिए। 3.5 साल कोई बड़ा अरसा नहीं है कि 40 साल की करप्शन को जो है ना सीधा करने के लिए। देखिए खान साहब पे ये कोई इल्जाम लगाए ना कि खान साहब ने पैसा बनाया, बाहर भेजा है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। इनके पास कोई ऐसी ऑप्शन ही नहीं है कि खान साहब के लिए ये बात करे, क्योंकि है ही नहीं। चलिए मैडम आगे चलते, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि इस वक्त माहौल गर्म है, पहुंच चुकी है पीपल्स पार्टी वहां पे अपने मकाम पे पहुंच चुकी है, क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं, खाली हाथ आएंगे। अच्छा। हम तो मैंने तो एक ट्वीट कल किया था कि अपने वर्करों को वहां पे जहां से गुजरे ना वहां से सफाई करवा के इनको सिंध वापस भेज दे। कुछ भी नहीं होने वाला, ये ऐसे ही वापस आएंगे। देखें ये टोला है, ये चाह क्या रहा है, ये मैं आप यकीन करें मैं खुद कह रही हूँ कि ये शामिल हो चुकी है। खान साहब को उतारे और हम बैठ जाएं। भाई आप करेंगे क्या? जवाब दें कि जिसको आप टोला कह रही हैं उस टोले के साथ मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स भी शामिल हो चुके हैं, वो भी वहां पे कंटेनर्स पे खड़े हुए हैं। मुझे ये बताएं कि क्या ये खतरनाक सूरत हाल नहीं है? कभी भी नहीं। देखिएगा, आपको वक्त बताएगा। नून लीग देखे, ये पहले एक दूसरे को गालियां देते थे, तीनों ये एक दूसरे को गालियां देते थे और एक दूसरे पे केसेस इनके किए हुए। पहली बात तो खान साहब के भी नहीं किए गए। लेवल ये है कि अगली गवर्नमेंट उन्हीं की है, वो कह रहे हैं हम स्विप कर जाएंगे। 100% ये गलत सोच रहे हैं। ये अपने आप को जो है ना ऐसे ही बातों में सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये तीनों आपस में भी जो है ना मिले हुए नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ ये खुद इनके आपस में जो है ना इतने बड़े झगड़े हैं कि प्राइम मिनिस्टर, अगर हम जीत भी गए तो प्राइम मिनिस्टर कौन बढ़ेगा? देखिए ये जस्ट गेम है, ये इनकी गेम है, एक प्रेशर क्रिएट करना। इनके पास और कोई तो शोशा है नहीं, ये शोशा छोड़ना इनका काम है। चलिए पोस्ट अदम एतमाद जो है वो क्या होगा, ये भी एक सवाल है। इस पे जो है वो राव सुलेमान साहब से ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जी। इमरान मुझे ये बताइएगा कि क्या होने जा रहा है, पोस्ट इलेक्शन क्या होगा? मुसर्रत शाह साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है कि वजीर आजम कौन होगा, अभी तो यही डिसाइड नहीं हुआ, बाद में तो यही लड़ना शुरू हो जाएगा। देखिए वजीर आजम का तो डिसाइड इन्होंने कर लिया है। अपोजिशन की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब का नाम है। जरदारी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त चाल चली है और उन्होंने खेल तो ये खेला है कि पंजाब में मुस्लिम लीग काफ को वजारत आला दे दी जाए, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको वजारत उज़्मा के खूबसूरत बागों में बिठाकर उन्होंने पंजाब पर कब्जा करने की कोशिश की। और पंजाब एक वाहिद सूबा है ऐसा कि जिसमें अगर जो में भी जरदारी साहब को मान गए उनकी सियासत को। हाँ, लेकिन अभी एक काम है कि जरदारी साहब की चाल भी उल्ट होने जा रही है। अच्छा। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अगर हम परवेज इलाही साहब को वजारत आला दे देते हैं कुछ अरसे के लिए, तो उसमें उनको इस बात का एहसास है कि
माजी में भी ऐसा हुआ कि जब परवेज इलाही साहब वजीर आला थे तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को सख्त नुकसान पहुंचाया और मुस्लिम लीग नून के बेशुमार लोग पकाया माल उनको क्यों दे, हमने आंडी हमने पकाई खाए को बिल्कुल बिल्कुल। नून लीग के जो लोग थे, साद रफीक साहब, ख्वाजा साद रफीक ने बड़ा किरदार अदा किया चौधरी से मिलाने के लिए, लेकिन अंदर की बात यह है कि चौधरियों ने तो शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया, जिसका शरीफ खानदान को बड़ा दुख था। अब इसके बावजूद मीडिया में कहा कुछ किया, हुआ कुछ था। लेकिन जब एक इजलास होता है तो इसी खाद रफीक ने अलीम खान से मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से रखवाई। बुनियादी वजह यह थी कि अलीम खान के पास एक पीटीआई के काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और वो जहांगीर तरीन के मौकफ से बिल्कुल खुश थे और इस बात से नाला थे अंदर के कि मुझे वजीर आला क्यों नहीं बनाया आपने। इसका उम्मीदवार तो अपना शाह महमूद कुरैशी साहब भी खुद को समझ रहे थे और ये अल्लाह आपका भला करे तरीन साहब तो अपना बंदा उठा कर ले आए थे, लेकिन चूंकि बहुत सारे मामलात ऐसे थे, शाह महमूद से नहीं बनती थी, असद उमर से नहीं बनती थी, तो इस वजह से थोड़ी अलहदगी इख्तियार की। अब सूरत हाल ये है कि नून लीग के लोग ये चाहते हैं कि अब्दुल अलीम खान को तो हम वजीर आला बनाने के लिए हाजिर हैं, लेकिन परवेज इलाही को नहीं बनेगा। यहाँ पर जो जरदारी साहब का जो पता है, जो उन्होंने चाल खेली है, वो उल्ट होता है, यहाँ पर इनकी नहीं बनती। अगर लेकिन फिलहाल मेन मकसद यह है कि मिलकर वजीर आजम साहब को हटा दिया जाए। वजीर आजम के पास प्लान बी या सी कुछ भी नहीं है। उनको एक बात का नशा है कि जो मजा उन्होंने 2013 में पोजीशन के दौर में लिया था, क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं पड़ता, बोलना पड़ता है, नारे लगाने पड़ते, वादे करने पड़ते, अमली इक़दामात नहीं होते। वजारत उज़्मा के बाद अमली इक़दामात की जरूरत है। अब ये जितनी दूध की नहरें इन्होंने बहाई हैं, खुदा की कसम लोग अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। इसके अंदर भूख और प्यास है, एक वक्त का खाना, सुबह का नाश्ता गरीब आवाम के लिए मुश्किल हो चुका है। किस पॉलिसी की बात करें? प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, वो बड़ी बात किया करते थे कि वो जो तैयब रजब उर्दुगान के लिए, कि उनके लिए तो लोग टैंकों के नीचे लेट गए थे। लेकिन मैं बताता हूं कि वजीर आजम की जो पॉलिसी है वो तमीलुल मियाद है और हमारी कौम बेसब्री है, वो नहीं वो जानते। लेकिन एक बात की गलती यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने उन लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। अच्छा चलिए मुसर्रत शाह साहिबा की तरफ चलते हैं। मुसर्रत शाह साहिबा, अगर बुज़दार साहब का मसला होता है, उससे मसाइल हल हो जाते हैं, तो क्या मसला है, इसको क्यों नहीं हल किया जा सकता? आपको पता भी है कि आपकी पार्टी में ही काफी मुखालफत वक्फे वक्फे से सामने आती रही है बुज़दार साहब के खिलाफ भी, तो अब इस स्टेप को लेने में क्या मसला है? आपको नहीं लगता कि पार्टी का जो चीजें हैं वो बच सकती है इसमें? मैं आपको एक चीज बताऊं, देखें, बुज़दार से जब प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाई है तो किसी और को इशू ही क्या है, पहली बात। फिर अलीम खान पे भी कोई भी नहीं बैठ रहा कि हम अलीम खान को आगे लेके आए। बहुत सारी ऐसी ऑप्शन है, जिसको देखो कहते हैं बुज़दार साहब को माइनस करते, चाहे अपोजिशन हो चाहे वो। देखिए, बुज़दार साहब को माइनस करके क्यों? बुज़दार साहब को माइनस इसलिए किया जाए कि दूसरे अपने मफादात मतलब आगे रखें। देखिए, खान साहब नहीं चाह रहे, हम देखिए खान साहब को पाकिस्तान के मफादात प्यारे, पाकिस्तान की अवाम के मफादात प्यारे, उनको पार्टी के लोगों के मफादात प्यारे नहीं है। उनके साथ अलीम खान को नहीं मफादात प्यारे किया जी, पाकिस्तान के मफादात ही बहुत प्यारे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये चीजें हो रही। देखिए, बहुत सारे इदारे कहाँ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो काम कर रहा है? पाकिस्तान के इदारों में जितने लोग लगे हुए, या तो वो नून लीग के लगे हुए या पीपी के लगे हुए, इदारे तो काम ही नहीं कर रहे हैं। इदारे इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि उनको करप्शन का मौका नहीं दिया जा रहा। इदारे तो कोई भी मतलब ये तस्लीम किया है, इन्होंने तस्लीम किया, नाकामी है ये नाकामी नहीं है, ये नाकामी नहीं है, ये नाकामी नहीं है। तो इदारे काम नहीं करेंगे तो रियासत कैसे काम करेगी? देखिए, ये जहाद है, उनसे करवाया जा रहा है, क्यों चेंजेस लेके आ रहे हैं? बहुत सारी जो है ना, देखिए न्यू तरमीम जितनी भी होंगी इंशाल्लाह ताला देखिएगा, कानून में बहुत सारी चेंजेस आएंगी आगे चल के, बहुत सारी आएंगी। मैडम, ये आगे चल के कितने अरसे, ये 1.25 साल जो आपके पास रह गया, इसमें होंगी तब्दीलियां? देखें, ये तो वक्त बताएगा कि ये सिर्फ 1.25 साल में ही पता चल जाएगा कि कितने लोग किसके साथ है। आज भी अभी भी जो है सिंध में जो मार्च हुआ, तो उसमें क्या आप यकीन करें कि कोई, हम जब लाड़काना में थे, लाड़काना में गए तो लाड़काना में किसी ने, हम हैरान हो गए थे कि ये भुट्टो का नारा हमारे सामने किसी ने नहीं लगाया। कौन है? कोई भी नहीं है जो भुट्टो की बात करे। सिंध में भी भुट्टो कहीं पे भी नहीं है। सिंध में जो पीपल्स पार्टी ने सिंध का हशर नशर किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप सिंध तहरीक इंसाफ जो है वो अगली हुकूमत सिंध पे करने जा रही है? नहीं, सिंध
सिंध में भी इंशाल्लाह ताला पीटीआई की हुकूमत होगी। ये वक्त बताएगा, सिंध में भी पीटीआई की हुकूमत होगी। केपी के वालों ने क्यों आपको इस तरह से, अभी छोटे से इलेक्शन थे उसमें भी आपकी जीत नहीं हुई, उसमें भी आपका केपी के तो आपका अपना होम ग्राउंड था, देखिए उसमें हम खुद अपनी गलतियां मानते हैं कि कारकुनों को, वर्करों को बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं दिया गया था। इसलिए नहीं दिया गया था कि जो वर्कर की एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें आए कुछ भी ना आए मगर हम कहीं ना कहीं पे लग जाए, जॉब्स हमें मिल जाए, तो वो नहीं पॉसिबल था। ये एक फैक्ट है कि उनको गलत तरीके से एडजस्ट नहीं किया गया। ये तो अपने वर्करों को जो चपरासी भी ना लगे उन्हें डायरेक्टर लगा लेते हैं। ये तो ये करते हैं, जिससे जो नर्स होगी उसे डॉक्टर बना लेंगे। जो मतलब कि हम सिंध को आजाद करने जा रहे हैं। बिल्कुल सिंध आजाद होगा, सिंध आजाद होगा। इस गलत जो है ना दकियानूसी नारे से कि भुट्टो जिंदा है, हम कहते हैं भुट्टो जिंदा है। इंसानों के जितने भी पाकिस्तानी उनके दिलों में ये जरदारियों का टोला है, ये भुट्टो का टोला है ही नहीं। कभी भी बिलावल भुट्टो नहीं बन सकता, ये याद रख ले। वो जरदारी था, जरदारी है, जरदारी रहेगा। जितने भी भुट्टो के ये वोट किस नाम पे लेते हैं? भुट्टो के नाम पे लेते हैं ना। भुट्टो तो है ही नहीं। भुट्टो ने तो कुर्बानियां दे दी, उससे तो कोई डिनाई नहीं करता। देखें, पीटीआई की भी हुकूमत जो है ना इस चीज से डिनाई नहीं करती है। हम इन लोगों को, मासूम अवाम को जो है ना ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि भुट्टो नहीं है, ये जरदारी है, जरदारी टोला है। जान ले, ये निचोड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुफादात की जंग लड़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इक़्तिदार में आना जा रहे हैं कि इनके अकाउंट खाली होने वाले हैं। तो जरदारी साहब की बात में या उनकी पॉलिसीज में कहीं उनकी वालदा या नाना का रंग नजर नहीं आता? कभी भी नहीं, कहीं पे भी उनके अपने अब्बा का रंग नजर आता है। उनकी वालदा तो अजीम खातून थी, अजीम थी वो। उनके दादा तो, नाना तो अजीम थे। हाँ, दादा और अब्बा का नजर आता है, पुप्पो का नजर आता है, अब्बा का नजर आता है, दादा का नजर आता है। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। चलिए जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं, इस पे मैं कमेंट भी नहीं कर सकती। जी राना साहब, आप ही बताएंगे अब क्या। पहले मुस्तर शाह साहिबा से ये पूछिए कि ये जो खान साहब हैं, जिनके वालिद नियाजी हैं और पाकिस्तान की तारीख में करप्शन की बुनियाद पे निकाला गया, जिनकी माँ पठान है, ये खान साहब क्या है? ये पठान है, नियाजी है, क्या है? सबसे पहले तो शाह साहिबा ये बताइए कौम को कि ये नियाजी है क्या, ये पठान है या नियाजी है, ये क्या है? जिसके बच्चे लंदन में हैं, अंग्रेज। आप देखिए, ये बातें ना करें। ये पाकिस्तानी कौम मेरी बहन रिलीफ मांग रही है। पाकिस्तानी कौम अपने बच्चे बेच रही है, भूख से मर रही है। आप ये बातें, जातियात की बातें कर कर इस कौम को गुमराह न करें। कौम को गालियां बककर, लोगों को गालियां बककर गुमराह न करें। कौम मुतालबा कर रही है कि आप कितना, कब रिलीफ देंगे, आप कब बेरोजगारी खत्म करेंगे, आप कब इस मुल्क को कर्ज से निजात दिलाएंगे, आप कब एहतिसाब का अमल शुरू करेंगे। आप तो धमका रहे हैं, आप तो बदतमीजी कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता, इस तरह की इख्तदार नहीं चलते। आप आजाद करा रहे हैं। आप पंजाब को तो रोल मॉडल बनाइए, आप खैबर पख्तूनख्वा को तो रोल मॉडल बनाइए, आप बलूचिस्तान को तो रोल मॉडल बनाइए। अरे भाई, पीपुल्स पार्टी के लोग गलत थे तो इख्तदार इसीलिए तो आपको दिया ना। पीपुल्स पार्टी के लोग खराब थे तो आपको जनाब अच्छा समझा तो आपको वजीर आजम बनाया। चाहे एम्पायर से बने या अवाम से बने। आप ये अवाम पूछ रही है कि खान साहब हमारा क्या कसूर था, हमने आपको अच्छा समझा, आपने क्या हमें इस्लाहत दी, क्या आपने बेरोजगारी खत्म की, कितना कर्ज उतारा, क्योंकि चोरी भी बंद हो चुकी है, आपके पास पैसे भी, टैक्स कलेक्शन भी अच्छी हो चुकी है। कि कहीं जी भुट्टो कहने वाला भी कोई नहीं बचा। देखिए जी, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो कुर्सियों से खाली खिताब कर रहे थे, वहां लोग ही नहीं थे। तो बात तो वो ठीक कह रही है। आप वो फोटोजेज निकाल के देख लीजिए, बात वो गलत नहीं कर रही हैं, वो सही कर रही हैं कि उनके जलसों में लोग ही नहीं थे। जब उनके जलसों में लोग नहीं थे तो जाहिर है वहां ना जी है भुट्टो, ना जी है इमरान खान, वहां तो खाली कुर्सी है। आप बस स्पीकर पे जो खिताब कर रहा है उस पर कैमरा दिखाकर कहने लगे मार्च हो रहा है। देखिए जी, बात ये है, आप अच्छे आदमी हैं, आपने अच्छे काम किए हैं, तो आपको खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने रिजेक्ट क्यों किया? आपने पाकिस्तान को डिलीवर किया। आपको बाई इलेक्शन के अंदर जो थोड़ा सा इस पे जवाब लेंगे मैडम, शॉर्ट आंसर दीजिएगा इसका कि वाकई कोई नहीं था वहां पे आपके जलसे में? तो कह रहे कोई भी नहीं था वहां पे। लोग निकले हैं, चीख चीख के निकले हैं,
کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں, ہمیں آزادی دلاؤ ان جھوٹوں خان صاحب کے ساتھ تو اپنے لوگ نہیں ہیں میری بہن, تو عوام کہاں سے ہوگی؟ پیر پگارا صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا. آپ خان صاحب کراچی آئے, پیر پگارا نے ملنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں ملوں گا. آپ کا کردار کی یہ حالت ہو چکی ہے جناب, آپ تو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے اس قوم کے سامنے. آپ کے پاس کچھ لفظ ہیں جو آپ نے سیکھے ہیں کہ بھئی یہ چور ہیں, یہ غلط ہیں, ہم اچھے ہیں. ایک چیف جسٹس صاحب نے, محترم نے, ایک آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیا. دیکھیے میں آپ سے گزارش کرتا چلوں میری بہن, صادق الامین ایک ہی شخص ہے پوری دنیا میں اور رہتی دنیا تک رہے گا, وہ ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ نے صادق الامین کا جو سرٹیفکیٹ ایک محترم چیف جسٹس صاحب دے کر اور ملک سے باہر چلے گئے, میں تمام جج صاحبان سے اپیل کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی ججمنٹ دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچ لیں. خدارا یہ اسلامی ریاست ہے, یہ کوئی اور حکم نہیں ہے, یہ حکمرانی ہم مسلمانوں کی ہے. آپ فیصلہ دیتے وقت سوچیں کہ آپ کیا فیصلہ دے رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ پھر معافی چاہتا ہوں. چیف جسٹس صاحب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ نے کس شخص کو, ایسے شخص کو ایسی سرٹیفائی ایماندار کہہ کر چلے گئے کہ جس کا سیتا وائٹ کے ساتھ جو نیوز کریکٹر آدمی, آج اس کو آپ سرٹیفکیٹ دے کر چلے گئے. خدا را رحم کرے اس کو ان کے اوپر. آپ ووٹنگ کرا لیں. ہم تو کمپیئر, کوئی یہ سوچے کہ ہم خان صاحب کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ پاپ ہوگا, یہ گناہ ہوگا, یہ گناہ کرنے جائیں گے. میڈم آپ نے پروگرام کا جو میری بہن یہ جو چیز اخلاقیات کے حوالے سے لیا تھا, اور آپ نے یہ کہا تھا کہ اخلاقیات کے معاملے میں تمام سیاسی جماعتوں کو کہ خان صاحب کو شکست ہوگی, کا استعمال درست طریقے سے دیکھیں گے کہ خان صاحب کو شکست ہوگی. پروگرام میں اور بلایا خان صاحب شکست کھا چکے ہیں, ان سے بھی زیادہ منجے ہیں, آپ لوگ بھی شکست کھا چکے ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ لوگ پریشان حال ہیں, آپ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. میں آپ کو آج بھی بتاؤں, ابھی گھریلو انداز کے اندر گلی محلوں کی لڑائی لے کر بیٹھے میں ادھر. ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ تحریک انصاف میں خان صاحب کی غلطی ہے کہ انہوں نے کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ. بالکل کوئی شک نہیں اس کے اندر. مجھے یہ بتا دینا کہ جو ابھی آپ بات یہ کر رہے ہیں تو نئے لوگ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ سر میڈم نئے لوگ تو وہ تھے جو 22 سالہ جدوجہد میں ایک عام آدمی کو انہوں نے کہا تھا کہ میں پارلیمنٹ میں لے کر آؤں گا, ایک نوجوان کو, ایک پڑھے لکھے کو میں اسمبلی میں لے کر آؤں گا. ان کے کارکنان کو تو نوکریاں نہیں ملی. آج وہی لوگ, ان کے کیا دماغ میں ایسے آئی کہ جب جتوانا ہی تھا کسی ماورائی قوتوں نے, تو پھر آپ نے اپنے لوگوں کو کیوں نہیں کھڑا کیا؟ اب جو کراچی کا جو شمار حلقے ایسے ہیں جہاں پر ایم کیوں کو ہرانا ممکن نہیں بلکہ ناممکن ہے, وہاں سے ایسے لوگ کامیاب ہو گئے, راتوں رات کامیاب ہو گئے, جن کو کونسلر کے لیے دو ووٹ نہیں مل سکتے تھے, تو پھر پورے ملک سے ان کو کھڑا کر دیا جاتا. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی کسی بھی کرپٹ بندے کو یہاں پہ نہیں لے کے آئے. اصل میں عبدالعلیم خان صاحب کا بتا دے ذرا, عبدالعلیم خان صاحب آج تک. میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اپرچونٹیز جو ہے نا, یہی فواد چودھری پہلے زرداری صاحب کی ترجمانی کرتے تھے, آج ان کے ساتھ ہیں. ایک سیکنڈ فردوس عاشق عوان کو لے لیں آپ. تھوڑا تحمل سے میری بات سن لیں. دیکھیں انسان کرپشن جو ہے نا ہوتی ہے اپرچونٹیز سے. جب کسی کو بھی شریف بندے کو بھی آپ اپرچونٹی کرپشن کرنے کی دیں گے تو وہ کرپشن کرے گا. آپ کی تو سیاستدان جو آپ کی جو ہیڈ ہے وہی کرپٹ ہوگا, وہی بھوکا ہوگا, وہی 10% ہوگا, وہی ٹکٹیں بھی بیچے گا, وہ ان کی پیداوار, ان کا بیس ہی اتنا گندا ہوگا, تو وہ تو ظاہر چور, ان کے جتنے بھی وزراء ہوں گے وہ چوری کریں گے. خان صاحب یہ پوچھے میری بہن احتساب کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے پاس اقتدار ہے, احتساب کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تو یہی ہے, 10% بھی یہی ہے, 20% بھی یہی ہے, 100% بھی یہی ہے, کوئی بھاگا نہیں ہے. آپ یہ کہہ کر قوم کو گمراہ نہ کرے. پیپلز پارٹی کا ایک ایک ورکر آپ کا محاسبہ کرے گا اور کوئی ملک نہیں چھوڑے گا, سب یہی ہیں. میری بہن اقتدار آپ کے پاس ہے, آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ قوم کو گمراہ نہ کریں ایسے الفاظ کہہ کر. آپ قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, قوم کا مذاق کر رہے ہیں. آپ کی مفاد زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنسبت یہ کہ ذاتیات پہ بات کی جائے, کسی کے اوپر نمبروں کی چھاپ لگائی جائے. اس وقت عالمی سیاست بڑے خطرناک موڑ پہ ہے جس میں پاکستان کے سیاست دانوں کو مل کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے حق میں پالیسی کیا ہو, لیکن اس وقت کوئی صورتحال ایسی نظر نہیں آتی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.